आपने करना क्या है, समझना है। Which of the following listed is most likely to use the process costing in accounting for production cost? अब देखना इसमें कौन से लोग हैं जिनका काम होमोजीनियस है, ठीक है, या जिनका काम एक प्रोसेस में होता है। तो बोल रहे हैं जी रोड बिल्डर, दूसरा बोल रहा है जी न्यूज पब्लिशर। तो न्यूज पब्लिशर्स और रोड बिल्डर में मैं आपको बता रहा हूँ, रोड बिल्डर में क्या होता है ना, कस्टमाइज रोड्स बनते रहते हैं जी। तो ये हमको नहीं लगता कि ये राइट चॉइस है रोड बिल्डर। आ जाइए, फिर मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या होता है, हर घंटे हर मिनट चीजें चेंज होती रहती है, तो ये भी मेरे को नहीं लगता। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, अगेन ये भी नहीं लग रहा। रीजन ये कि कॉन्ट्रैक्टर वाला मसला है, तो यहाँ भी वो क्या होते हैं कि जॉब पोस्टिंग टाइप की चीजें हो गई, ऑर्डर के हिसाब से हेट्रोजीनियस टाइप की चीजें हो गई। एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लग रही है जिसमें काम जो होते हैं वो प्रोसेस में होते हैं जी, ठीक है। तो ऐसे आपने एक बार ऐसे साइंस लगानी है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी मैं चेक करता हूँ। तो फिर कभी कभी अगर आपको डाउट लगे तो यहाँ पे कंट्रोल F ऐसे मार लेते हैं और पता चल जाएगा कि जी क्या है। तो लोग बोल रहे हैं जी न्यूज पब्लिशर, यानी मैं भी गलत हूँ, तो मैं पढ़ूंगा कि इनकी रीजंस क्या है। तो इन्होंने बोला है कि प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द सिमिलर आइटम आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, वन इज गिवन, द इंडस्ट्री मोस्ट लाइकली टू यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी बोल रहे हैं कि ये जॉब ऑर्डर टाइप की है। उसके बाद क्लोज प्रोबेबली यूज द ऑपरेशन कॉस्टिंग सिंस द जॉब आर, तो यहाँ पे आंसर जो है प्रोसेस कॉस्टिंग बोल रहा है कि प्रोबेबली यूज कर सकता है ऑपरेशन कॉस्टिंग सिंस द जॉब आर सिमिलर इन द एग्जीक्यूशन बट द डिफरेंट मटेरियल इज इन देम। ये उनका एजम्पशंस है, बट जनरली यहाँ पे एक आंसर्स मेरा उनका वेरी हो रहा है, बट ठीक है, आप एक बार आंसर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये भी हमने चल के बोल दिया जी जॉब ऑर्डर का था। तो हो सकता है कि हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम करेंगे तो अगर हम थोड़ी सी चीजों को एक बार पढ़ेंगे। जकी भाई अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर दें, वो रिकॉर्डिंग पे वो ये होती है, प्रॉब्लम होती है। मेरी आवाज जा रही है आपको? ठीक है। फिर आपने एक बार ऐसे ये वाले सवाल तो आपने कल कर लिए थे मेरे साथ जी। सारा आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, तो आपने ये कल मेरे साथ कर लिया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर आपने ये सवाल को पढ़ना था जी, ये भी वेटेड एवरेज का सवाल है। तो अगर ये वेटेड एवरेज का सवाल है और अगर ये आज के असाइनमेंट में कवर नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो वेदर इट्स कवर्ड और नो, आई डोंट नो, तो अगर ये कवर नहीं हुआ होगा और आप अगर करना चाह रही हैं ये सवाल, तो मैं आपको बताता हूं कि सवाल कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहला आंसर करने की जो निंजा टेक्निक थी वो ये थी कि ट्रांसफर आउट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, यानी ये पहला चीज था जो आपको लेना था। बाकी हमसे क्या पूछ रहा है जी, हमसे बोला इक्विवेलेंट डायरेक्ट मटेरियल के केस में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक कंपनी है जो प्रोडक्ट पास थ्रू द टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मोल्डिंग एंड असेंबली। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल जो असेंबली में यूज होता है व्हेन द कन्वर्शन इज कंप्लीटेड इन 50%, यानी कि मटेरियल तभी लगेगा जब उनका कन्वर्जन कॉस्ट 50% लग जाएगा। अब साथ बोल रहे हैं जी कन्वर्जन कॉस्ट इवनली यूज होता रहता है, जैसा जैसा जरूरत होता है वैसे वैसे यूज करते होते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि ये जो एक्टिविटीज हुई है इसमें क्या एक्टिविटीज हुई, उनके कुछ ओपनिंग थे, कुछ बोल रहा है ट्रांसफर फ्रॉम द मोल्डिंग डिपार्टमेंट, फिर बोल रहा है कि हमारा डिफेक्टिव एट द फाइनल इंस्पेक्शन लेवल, तो विद इन द नॉर्मल लिमिट। तो ये नॉर्मल लिमिट के अंदर में उनके जो है क्या हुए हैं जी, लॉस हो गए हैं, ठीक है, हाँ नॉर्मल लॉस है। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि ट्रांसफर आउट टू द फिनिश गुड्स लेवल पे, तो फिनिश पे ले लिया। उसके बाद बोले जो कि ये जो है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी है जिसपे हमारी 40% कन्वर्ट हुई है, किसपे, कन्वर्जन पे। तो अब मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल आर एडेड टू द असेंबली डिपार्टमेंट,
कब, जब 50% कंप्लीट होता है कन्वर्जन। तो यहाँ पे चूंकि एक हिंट्स मेरे को मिल गया कि अभी तक जी 40% ही कन्वर्जन हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी मटेरियल नहीं लगा होगा। क्यों? मटेरियल लगने का क्राइटेरिया है जी 50% है, तो 50% नहीं आएगा तो ये मटेरियल यहाँ नहीं लगेगा। क्लियर? तो अब मैं ये सोचूंगा कि मटेरियल लगा फिर किस पे है। तो देखिए मटेरियल तो जो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ उस पे भी लगा और जो यूनिट मेरा ट्रांसफर हुआ उस पे भी लगा। ठीक है, तो यानी कि मटेरियल जो ओवरऑल मेरा लगा है वो इस पे लगा है। क्योंकि हम जब क्या करते हैं, जब हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं तो हमने आपको बताया था जी वेटेड एवरेज में आपने दो चीजें लेनी है, एक लेनी है जी कंप्लीटेड और दूसरी लेनी है जी कि आपको क्या क्लोजिंग में कितना आपका परसेंटेज कंप्लीट है प्लस ठीक है, एंड साथ में क्लोजिंग का आपको ईयूपी लेना होता है। तो ये दो चीजें आपको लेनी होती है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग का इसलिए नहीं यूज हुआ है, कुछ भी यूज नहीं हुआ है क्योंकि आपकी जब तक 50% कंप्लीट नहीं होगी तब तक इस पे मटेरियल नहीं जाएगा। तो ये दोनों का समीशन कितना होता है 500 प्लस 28,500, 500 और 28,500 कितना होता है? तो 30,000 के आसपास होगा आंसर, सॉरी 31 हो जाएगा। कितना है 2500 और 28,500, 31,000। हाँ तो 2500 और 28,500। अच्छा गलत होगा, कोई मसला नहीं है, 31,000 होगा जो कि मेरे हिसाब से आंसर सी हो रहा है। मेरा गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो 31,000 तो हम एक बार जाके चेक करेंगे ऐसा। और आपको इनिशियली जब सवाल करने हैं ना तो समझ समझ के करने हैं, 2 ही हो 3 ही हो 5 ही हो, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप प्रिंसिपली जब अगर समझ के करेंगे तो आपको ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपको कम सवाल में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल करना और डर डर के एकदम नहीं करने का, आराम से करने का। ये अभी मैंने आपके सामने खोला, फिर एक बार जाइए। ठीक है, फिर एक बार आप जाइए, कौन से हैं ये वाले? ये एक छोटा सा सवाल है कि आप जब नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो देखिए हमने डिफिनेशन जिस वक्त पढ़ा था उसी वक्त बोला था कि नॉर्मल जो होगा वो चार्ज हो जाएगा किसको, गुड यूनिट को नॉर्मल चार्ज हो जाएगा, और जो एबनॉर्मल है वो हम सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट में ले जाएंगे और बाद में वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है। तो ये मैंने डिफिनेशन देते वक्त ही आपको पढ़ाया था। फिर आप जब ये सवाल पढ़ेंगे तो फिर आपने क्या पढ़नी है, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये सवाल में फिर ये पूछ रहा है जी हमारे पास कोई बताना है कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड कितना हुआ है टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। यानी इस बार थोड़ा सा सवाल चेंज है, इस बार इन्वेंटरी क्लोजिंग नहीं पूछ के बल्कि हमसे ट्रांसफर पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है पर फ्लो सेम है। ठीक है, तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जो सोचोगे कि एकदम इंस्टेंटली चीजें जैसे कर लेंगे और इमीडिएट हो जाएगा, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको थोड़े थोड़े सवाल पढ़ने पड़ेंगे, सवाल की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, फिर आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा। हो सकता है कि वर्किंग के बाद भी आपके आंसर नहीं मिले, बट वर्किंग जब आप कर लेते हैं उसके बाद जब आप आंसर देखिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी हाँ मैं कहाँ मिस कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से करने पड़ेंगे तभी जाके, और जब तक आपके सवाल थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर सेक्शन से। तो आपकी चूंकि स्पेशली मैं आपको इसलिए अभी बोला कि आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना है, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आपकी कैलकुलेशन उतनी करेक्ट नहीं हो रही है। तो आपने हर सेक्शन से आपके पास थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। मान लो कि आपको सबको अगर 2 घंटे लगेंगे तो आपको 2 घंटा 30 मिनट लगेगा, चलेगा। लेकिन आपने हर सेक्शन से 5-5, 3-3, 2-2 सवाल उठाना है। और पर डे आप अगर 5-5, 3-3 सवाल भी अगर आप हर सेक्शन से उठाएंगे तो ये भी 10 दिन में हो जाएगा, ये 3 दिन में हो, 5 दिन में हो जाएगा, ये हो सकता है कि 10 दिन या 15 दिन में हो। लेकिन इससे आपको क्या होगा कि आप जब चीजों को करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो आप हर सेक्शन से उठा सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा दिया, कॉस्ट मेजरमेंट मैंने पढ़ा दिया, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन पढ़ा दिया, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट पढ़ा दिया, प्रोसेस पढ़ा दिया,
जॉब ऑर्डर, ऑपरेशन कॉस्टिंग के हमने सवाल नहीं कराए हैं, बट एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके मैंने सवाल नहीं कराए हैं, तो मैं अभी अब किसी को भेज नहीं रहा सवाल करने। तो ट्रेडिशनल और एबीसी आज हम लोग खत्म कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा कि एक हर सेक्शन से आपको 3-3, 4-4 सवाल, आपके बजट में अगर 3 सवाल आता है तो आप 3 सवाल लेके करें। आपको प्रिंट करके बनता है, प्रिंट करके बने, कंप्यूटर पे मार्क करके बनता है, मार्क करके पढ़े, लेकिन आपको इसी तरह कंप्लीट करना पड़ेगा। और अभी जब तक आपके खुद के लेवल में कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, हम लोग आगे इसको एटलीस्ट आपके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप पहले चीजों को थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलाएं चीजों को। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो मैं एक जरा भी टाइम बिगाड़े हुए आई विल गो फॉर द ओवरहेड कॉस्टिंग टुडे, क्योंकि मैं सवाल आपका आज चेक नहीं कर रहा आप लोग के साथ। तो मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी अभी आ रही है जी। ओके ओके। हाँ जकी भाई, तो कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है जी। तो हम लोग आज जो है सबसे पहले चलते हैं जी ओवरहेड पे। तो ओवरहेड का हमारा जो ये है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सर मैं 1 मिनट में ज्वाइन किया, मैं बस 1 मिनट में। हाँ हाँ कोई नहीं। landed है, landed right on the south northern was land and set right. तो सबसे पहले हम लोग जो टाइप्स ऑफ ओवरहेड जब पढ़े थे तो उस समय में हमने बोला था कि जो आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस होता है, जिसको ट्रेसेबल जिसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या था? ट्रेसेबल एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या थे जी? मटेरियल थे, मटेरियल थे, और दूसरे आपके लेबर थे। तीसरा हमने जी बोला था जी ओवरहेड। ओवरहेड को हम लोग बेसिकली जो है अभी पढ़ रहे हैं कि ओवरहेड होता क्या है। ओवरहेड उस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो ओवरहेड है, अभी हम ओवरहेड में करते क्या है कि जो जो एक्सपेंसेस हमारे जो हैं अनआइडेंटिफिएबल हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोडक्ट के साथ इमीडिएट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उसको जो है अपने हम बोलते हैं जी कि ओवरहेड में उसको ग्रुप कर देंगे। उसको हम कहाँ ग्रुप करेंगे जी? ओवरहेड में ग्रुप कर देंगे। अब मान लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज है। अब हम इसको 2 लेवल पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि एक तो ओवरहेड वो होंगे जो आपके कुछ वेरिएबल नेचर के हो सकते हैं, एक ओवरहेड वो हो सकते हैं जो आपके फिक्स नेचर के हो सकते हैं। तो अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कि ओवरहेड अब मेरा अकुमुलेट हो गया, अब हम उसको प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करते हैं, प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करते हैं। तो आइए ओवरहेड का एग्जांपल, जैसे कि हम रेंट ऑफ फैक्ट्री है, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये हो गया जी रेंट ऑफ फैक्ट्री हो गया। उसके बाद मान लो आपके जो है तो रेंट ऑफ फैक्ट्री जी 5,000 हो गया। फिर उसके बाद मान लो कि फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर काम कर रहा है, तो सुपरवाइजर की सैलरी मान लो कि 6,000 की हो गई। उसके बाद
आपने फैक्ट्री के अंदर कुछ कंज्यूमेबल्स यूज किया, कंज्यूमेबल्स का मतलब जो स्टोर्स आइटम्स होते हैं वो आपने अगर यूज कर लिया, तो मैंने उसके एग्जांपल्स ले लिया जी 5,000 का। अभी टोटल हमारा ओवरहेड हो गया 16,000। अब ये 16,000 को हम प्रोडक्ट के ऊपर अलोकेट करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। ए के हम बनाते हैं जी 5,000, बी के बनाते हैं जी 3,000 और 2 के बनाते हैं 3,000 और 2 के बनाते हैं जी हम 4,000। तो टोटल हमने जो प्रोडक्शन किया है वो यूनिट इतना इतना यूनिट किया है। तो देखिए जो ट्रेडिशनल अलोकेशन का जो मेथड था, तो उसमें बेसिकली पहले हम यूनिट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, या फिर लेबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेबर आवर पे, या फिर हम मशीन आवर पे यूज कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंट्स दे देता है, क्वेश्चन आपको हिंट्स दे देता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कंपनी कौन सी अलोकेशन के बेस को यूज कर रही है। तो अभी हम मान रहे हैं कि क्वेश्चन में है कि जी आपने यूनिट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है क्या, यूनिट। तो अभी अगर यूनिट पे अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे जी, हम यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाएंगे। तो टोटल मान लीजिए कि हमारा बनता है यहाँ पे 12,000 यूनिट, हमने 16,000 के कॉस्ट किए, तो ए को कितना ओवरहेड अलोकेट होगा, ओवरहेड अलोकेट किया जाएगा बेस्ड ऑन यूनिट प्रोडक्शन। तो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे, मल्टीप्लाई करूंगा 5,000 से, तो एक का अपना पता चलेगा। उसी तरह हम बी और सी को कॉस्ट दे देंगे, और ऑल टुगेदर जब हम कॉस्ट को टोटल करेंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा जी, हमारा टोटल आएगा जी 16,000। तो चलो हमने कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जी बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस, बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस। तो हमने जी इस तरह से अरे वो कमाल भाई ये मांग रहे हैं जी, लिंक मांग रहे हैं, कोई भेज दे। पापा ये क्या है पापा? मैं भेज देता हूँ। ओके, अभी थोड़ा देर के बाद पूछो। ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया जी बेस्ड ऑन यूनिट पे हमने वो कर दिया जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम अगर बेस्ड ऑन यूनिट अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो हमारा कैसे कैसे ओवरहेड आया, ओवरहेड आया जी 6,000 ए के लिए, बी के लिए 4,000 और सी के लिए 5,300। ये जो मेथड हुआ है ये, इसमें हमें पता, इसमें हमें क्या हो रहा है, हम सिर्फ जितना यूनिट बनाया उस पे बांट दिया। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, एडवांटेज ये हुआ कि ये इजी है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम जो होती है वेरी करती है। बट आपने क्या कर दिया, आपने सबको सेम कॉस्ट दे दिया, तो वो आपका क्या हो गया जी, अनजस्टिस जो भी होता है पता नहीं, वो आपका एक तरह से बेईमानी हो गया। ठीक है, वो आपने इनजस्टिस कर दिया। अब हो सकता है कि सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम आसान आइटम है, उस पर कोई काम नहीं होता, लेकिन आप, और बी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बी बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया जी सबको। पापा ये W साइलेंट होगा क्या? यस, तो आपने जी बी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर दिया और सी को एक्स्ट्रा कॉस्ट दे दिया। ठीक है, तो इस ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो ओवरऑल आप प्रॉफिट या लॉस में जा सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपसे एक एरर होने के चांसेस हैं, आपसे एक गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप क्या इग्नोर कर रहे हैं जी, कॉम्प्लेक्सिटीज इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गया जी सेकंड मेथड्स। ठीक है, अब आ गया जी लेबर के बेस पे अब हम बात कर रहे हैं। पता नहीं चला क्या है ये ARM। तो मान लो यहाँ पे जी ए पे यूज हो गया जी 1,000 आवर्स,
बी पे यूज हो गया जी 2500 आवर्स, 3 पे यूज हुआ 4000 आवर्स। अगर हमको अपना ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन आवर अगर हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसका टोटल निकालेंगे और हम ओवरहेड निकालेंगे आवर के हिसाब से। तो ए को कितना देंगे जी, 16000 डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई 1000 जो आएगा ए का। ठीक है, अब इसमें ए का जी आ गया। अब इस तरह से हमने इसको बी का भी और इसी तरह हम सी को भी कॉस्ट दे देंगे। तो बी को कॉस्ट देने के लिए क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय बी का जितना यूनिट जितना आवर्स यूज हुआ उसको, सी को कॉस्ट देने के लिए क्या करेंगे, 16000 डिवाइड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 4000 करेंगे तो जी सी को भी कॉस्ट अलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगेन ये भी उतना ज्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं है क्योंकि हम सिंपल डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे हम अलोकेट कर रहे हैं। यहाँ भी हमें पता ये चल रहा होगा कि हमने सी को बहुत ज्यादा कुछ दे दिया, जबकि सी में भले लेबर ज्यादा लगते हो लेकिन वो स्पेस कम लेता होगा। ठीक है, यानी चूंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, एक तो रेंट है, दूसरा सुपरवाइजर की सैलरी है, तीसरा स्टोर्स आइटम है। तो सी जो है वो कम स्पेस लेता होगा, सी पे एकदम कम माइनर सा स्पेस लगता होगा, और एक बी बहुत ज्यादा स्पेस लेता होगा, बी बल्कि आइटम है। तो यहाँ भी आपने क्या कर लिया, यहाँ भी वो चीज को इग्नोर कर दिया जिसको हम बोलते हैं रीजन, जो ट्रिगर करता है कॉस्ट को, जिसको हम अभी अपने कॉस्टिंग के लैंग्वेज में कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। तो हमने किसको इग्नोर कर दिया जी, जो रीजन है, जो ट्रिगर करने का आइटम है या जो ड्राइवर है, हमने उसको इग्नोर कर दिया है। हमने सबको एक ही साथ में लेबर के बेस पे बांट दिया। तो ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स में। अभी हम अब आइए सी पे, अब आ गए हम जी मशीन आवर पे। मशीन आवर्स पे आ गए तो मशीन हमने बनाए हैं जी 4000 मशीन आवर्स लगते हैं, यहाँ पे 2000 मशीन आवर लगते हैं, यहाँ पे 4000 मशीन आवर लगते हैं। ठीक है जी, तो मशीन का जो ऑपरेशन कॉस्ट है उस पे हम मशीन का जो ऑपरेटिंग आवर्स है उसके बेसिस पे अगर हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो हम आराम से कैसे करेंगे, हम यहाँ फिर इसकी एक टोटल निकाल लेंगे जी और उसके बाद बोलेंगे कि ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर, ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ मशीन आवर से मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर जितना मेरा यूज होगा उससे कर लेंगे। फिर हम उसी तरह इसमें क्या करेंगे जी, टोटल को मशीन आवर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितना मशीन आवर इसने यूज करा है। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी टोटल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय जितना आपका मशीन आवर हो गया। अब इसका भी सबमिशन चेक कर देंगे, सबमिशन तो 16000 ही आना चाहिए, तो ये 16000 हो गया। तो ये जो कॉस्टिंग का अलोकेशन बेसिस है, इस बेसिस को हम लोग ट्रेडिशनल बोलते हैं, लेकिन इसके अपने बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है कि ये इजी होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जो यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है आप उसको भी उसी कॉस्ट में चार्ज कर दे रहे हैं जो कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ये वाली इसके जो ड्रॉबैक्स थे इसको खत्म करने के लिए जो है हम लोग ने एबीसी का हाथ पकड़ा। एबीसी का मतलब क्या होता है जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होता है वो क्या होता है जी, रीजन बेस्ड कॉस्टिंग होता है। यानी आप सबसे पहले कॉस्टिंग में रीजन तलाशेंगे, कौन सा ट्रिगर है, क्यों हो रहा है, और जब आपको रीजन कॉज पता चलेगा आप उस कॉज के हिसाब से कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, कॉस्ट को अलोकेट कीजिएगा। ये क्या होती है, ये मॉडर्न टेक्निक्स होती है। अभी अब हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और अंडरस्टैंडिंग आने के लिए हम एक दो चीजें इसमें है पढ़ने के लिए, वो हम लोग पहले कवर करते हैं। तो अनीस भाई थोड़ा बताएं कि ओवरहेड में आप लोग कैसे ओवरहेड बांट रहे हैं अपने ऑफिस में, बताइए। ओवरहेड में सर कॉस्ट सेंटर के हिसाब से होता है जो भी एलोकेशन है, क्योंकि हमारा होटल सिस्टम है। होटल सिस्टम में इतना यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है किचन की,
उसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हाँ, हैं। हाँ। बाकी जो दूसरे उसके अलावा जो मेन कॉस्टिंग आती है वो आती है रूम्स की सप्लाईज में। जिस तरह से रूम्स हैं, रूम्स के अंदर मेन जो सप्लाईज जा रही हैं, जिस तरह पानी जा रहा है, उसकी जो अमेनिटीज जा रही हैं गेस्ट की, उसके अलावा कोई ऑपरेटिंग सप्लाईज है, तो वो एक यानी कि इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो देखिए, जो होटल इंडस्ट्री की जो कॉस्टिंग होती है, या फिर एक और इंडस्ट्री कह सकते हैं कि जो गाड़ी जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो फ्लीट्स के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, उनकी जो कॉस्टिंग होती है, उनकी मोर और लेस सेम टाइप की कॉस्टिंग होती है, वेरी सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग, या फिर एक्चुअल में उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो उनका जो 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 टेक्निकल नाम है वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बट दैट इज बेसिकली अप्लीकेबल टू द सर्विस सेक्टर लाइक होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, फिर वो एयर वाला जो होता है, वो क्या एरोप्लेन वाली जो इंडस्ट्री होती है, वो सब एविएशन इंडस्ट्री, वो सब कॉस्टिंग यूज करती है। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम एक सिर्फ जनरल की ओवरहेड है। जैसे आप फाइनेंस में होते होंगे ना, तो आपका कॉस्ट जो है होटल पे कैसे चार्ज होता होगा, किसी ना किसी पॉइंट, किसी ना किसी चीज के साथ लिंक होगा ना। सर हमारे बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेशन के अंदर 3 एक्सपेंसेस हैं। एक तो पेरोल हो गया, और दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो ऑपरेशन सप्लाईज हैं। ऑपरेशन सप्लाईज में मेजर जो सप्लाईज हैं वो रूम्स की हैं। इसमें मैंने बता दी है आपको कि उसमें क्या जा रहा है। उसमें एक तो 2 चीजें हैं, एक तो सप्लाईज जा रही हैं जैसे शैम्पू, लोशन, ये चीजें होगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट किए हुए मुख्तलिफ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो सपोर्ट देते हैं, एजेंसी टाइप की वो है, उनको वो अपने आए सर्विस दिया का बिल दिया चलेगा। जो वो ये नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ईयरली बेस। जैसे अब ये पेस्ट कंट्रोल है, उसकी सर्विस दे रहे हैं। किचन में ऐसे जो है F&B के अंदर भी पेस्ट कंट्रोल का सर्विस है। थर्ड पार्टी सर्विस है जो स्टैंडर्ड देखता है। उसके बाद आईटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें वो जो सपोर्ट दे रहे हैं सिस्टम्स की। उसके अलावा मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एलिवेटर्स आ जाती हैं, एसी आ जाता है, लैंडस्केप आ जाता है। तो ये यानी कॉस्टिंग जो मेन एक्सपेंसेस ऑपरेशन के अंदर है वो 2 टाइप के हैं, एक सप्लाईज हो गई और एक हो गई सर्विसेज। चलो, गुड हो गया। ताहिर भाई, थोड़ा आप बताएं कि आपके यहाँ ओवरहेड कैसे आते हैं और आप कैसे ओवरहेड को एलोकेट करते होंगे। सर एक्चुअली मैं तो अभी कंसल्टिंग में हूँ। अच्छा। और कंसल्टिंग में 2 ही टाइप के ओवरहेड, तो मेनली एडमिन का है, बाकी तो कोर बिजनेस रिलेटेड है। ओवरहेड हम चार्ज कर रहे हैं एज एडमिन, और विद द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग उस पे हम जो है ना उसकी एक परसेंटेज हमने फिक्स की हुई है कि प्रोजेक्ट प्राइस के साथ उसको ऐड करते हैं। अच्छा, तो वो जो इस वक्त परसेंटेज आपने कैलकुलेशन किया होगा ना, दैट परसेंटेज इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सम रीजनिंग ना, कि इसके इतने आवर्स लगते होंगे या इसके इतने एफर्ट्स लगते होंगे, उसी के बेस पे आपने उसकी परसेंटेज निकाल के रखी होगी ना। जी सर। तो वो भी अपना मोर और लेस क्या है, वहां भी एक तरह से ओवरहेड एलोकेशन ही हो रहा है ना, सर्टेन परसेंटेज वाइज। ठीक है जी, ऐसा ही है। हाँ, और सर जी भाई बोलिए। मैं एक चीज ऐड कर लूं, यहाँ पे एलोकेशन की बात हो रही है। हमारे पास एलोकेशन जो है 2 जगह पे है। एक है जहाँ पे हमारा स्टाफ है ना, उस सबको सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे खाने की सर्विस अवेलेबल है सब स्टाफ के लिए। उसके साथ दूसरे नंबर पे लॉन्ड्री का सर्विस है। अब जो किचन का अगर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आया है पर मंथ के हिसाब से, यानी कि एक मंथ में 20,000 रियाल फूड का कॉस्ट आया है सारा ओवरऑल पर मंथ। अब जितना स्टाफ है टोटल डिपार्टमेंट्स का, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके मंथली हम चार्ज कर देते हैं जो हम एलोकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप एकदम स्पेसिफिक रीजन वाइज कॉस्टिंग करी आपने कि एक स्टाफ का फूड कॉस्ट है, आपने एबीसी डिपार्टमेंट को बांटना है और एबीसी के नंबर ऑफ स्टाफ्स काउंट किए और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इज इट? जी सर, जी सर, ऐसे। तो ये परफेक्ट एग्जांपल किसका होएगा? एबीसी का होएगा। रीजन ये है कि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट ट्रिगर हो रही है विथ सर्टेन रीजन।
अगर आप उस रीजन को भी जान गए और साथ में उसके जो डिवाइडर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंट्स ऑफ, जिसको हम कॉस्ट पूल ये बोलते हैं, ड्राइवर्स बोलते हैं, तो ड्राइवर का सबमिशन भी पता है कि स्टाफ्स उसके ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स जो है स्टाफ्स है, स्टाफ का सबमिशन भी आपको पता है, तो उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये तो क्लियर हो गया कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। जो कॉस्ट हम चार्ज कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन, उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? देखिए, जो बेस्ड ऑन एक्चुअल, देखिए कॉस्टिंग में हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग में हमने बोला था कि कॉस्टिंग पढ़ते वक्त दो चीजें याद रखिएगा कि हम जब कॉस्टिंग कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, पहली चीज फुल बेस कॉस्टिंग कर रहे हैं, और एक्चुअल बेस पे अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो वहां पे आपको एबीसी ही बोलेंगे, क्योंकि वो रीजन पता हो गया ना कि कौन सा कॉस्ट किससे डायरेक्टली रिलेटेड है। आप सबको एक तरीके से नहीं कर रहे हैं, मिन जुमले नहीं कर रहे हैं ना। ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी हमने बात किया जी ट्रेडिशनली, जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार ट्रेडिशनली जो होता था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो अलोकेट होता था टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर पे होता था, या मशीन आवर पे होता था, या मटेरियल कॉस्ट पे होता था, या के यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, या वेट ऑफ द प्रोडक्शन पे, या सिमिलर कोई ऐसा कॉमन मेजर्स लेते थे। ठीक है, जो क्या होता था इजी टू मेजर होता था, जिसमें आपको साइंस नहीं लगाना है। लेकिन अभी मैंने उसके डिफिकल्टीज बता दी हैं, दो डिफिकल्टीज सामने सामने बता दी कि आपने अगर मटेरियल क्वांटिटी के हिसाब से बताया तो आपने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आइटम को आपने इग्नोर कर दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि सी जो है बहुत हल्का आइटम है, लाइट वेट आइटम है, कम एरिया स्पेस ले रहा है, लेकिन चूंकि आपने लेबर आवर के बेस पे, या फिर यूनिट्स के बेस पे, या मशीन आवर के बेस पे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपने क्या कर देंगे, आप ना सी की जो कॉस्टिंग है उसको आप क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। तो हो सकता है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली मेरा दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो सस्ता में बेच रहा हो, लेकिन मेरा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हमको महंगा बताएगा। रीजन ये है ही इज फॉलोइंग द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब वही बी पे आ जाइए कि बी का प्रोडक्ट मेरा कॉस्ट कम आ रहा है, जबकि मार्केट में वो ज्यादा में बिक रहा है, तो हम कम पे बेच के हो सकता है कि हम लॉस बुक कर लेंगे, और सी मेरा मार्केट में नहीं बिकेगा। दैट इज गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज को आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी एज अ फ्यूचर। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्टिंग कर रहे हैं तो अभी कर लिया, अभी कॉस्ट एलोकेट कर लिया, खत्म कर लिया, नहीं। यू हैव टू सी द रिजल्ट्स। तो आपने वहां पे क्या देखा, सी पे आपकी ओवर कॉस्टिंग हो गई। आपने तीनों मेथड्स में मैंने आपको बताया था कि सी जो है वो क्या है, छोटा हल्का फुल्का प्रोडक्ट है, बी जो है बल्कि प्रोडक्ट है, बी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, आपने जब ये ट्रेडिशनल मेथड से जब कॉस्ट डाला तो आपने क्या कर दिया जी, सी को भी इक्वल कॉस्ट डाल दिया, जैसा ए को डाला, जैसा बी को डाला, वैसा सी को डाल दिया। तो आपने सी की प्राइसिंग कर दी एक्स्ट्रा, सी की कॉस्टिंग ज्यादा हो गई। तो अब जो बंदा प्राइस करने वाला है वो तो ज्यादा प्राइस करके बेचना चाहेगा, जो कि मार्केट में एब्जॉर्ब नहीं होगा। रीजन ये है कि मार्केट में जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्राइस कम होगी और आपका माल बिकेगा नहीं। तो सी में बिका नहीं, बी में आपकी कॉस्टिंग होनी चाहिए थी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ज्यादा, लेकिन आपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगा के उसकी कॉस्ट कर दी कम। अब आप बी तुरंत बेच लीजिएगा। तो जब फाइनल ईयर एंड पे जब बैठ के आप हिसाब कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब आपकी कॉस्ट एलोकेशन गलत होने के कारण आप इस पोजीशन पे पहुंचे हो कि सी आपके घर में रह गया, बी बिक गया, वो भी अंडर प्रॉफिट बिक गया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स थे उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एबीसी में जाएंगे अभी। लेकिन पहले ये सब रीजंस हैं जिसके कारण हम लोग को एबीसी जो है कभी कभी नुकसान दे देता है। अच्छा मिराज भाई, एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरी इंडस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है। हम दो तरह की एक फूड बना रहे हैं, एक है जिसमें फास्ट फूड है, हमारे पास रेस्टोरेंट है, एक बर्गर है उसमें 8 आइटम्स जा रहे हैं, उसकी हमने कॉस्टिंग कर ली। कॉस्टिंग करके हमें आइडिया हो गया कि एवरेज प्राइस लेके कि ये बर्गर की कॉस्ट इतनी है। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं जिस आउटलेट को एक सप्लाई जा रही है, तो हम जितनी सप्लाई दे रहे हैं हम उस हिसाब से कॉस्टिंग कर रहे हैं। एक ये है फास्ट फूड का, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल, जैसे हमारा पाकिस्तानी इंडियन यानी कल्चर है जिसमें हम रेसिपीज लेते हैं
हाँ। रेसिपीज के साथ हमने मेन्यू बनाया होता है कि इस मेन्यू में 8 डिशेस है और 8 डिशेस की ये क्वांटिटी है और उस हिसाब से हमने रेसिपी की कॉस्टिंग की हुई है। इस कॉस्टिंग को आप क्या किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे? देखिए, अगर रेसिपी एक है और उससे जैसे हम लोग बोल रहे कि जो मतलब एक ही रेसिपी से 7-8 प्रोडक्ट बनेंगे और 7-8 प्रोडक्ट की आपने प्राइसिंग करी हुई है, तो वहां पे जो आइटम, अगर देखिए मटेरियल तो आप अगर सब में सेम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जा रही है। ठीक है, मटेरियल लेबर अगर सब में एक ही यूज हो रहा है, सब में सब कुछ एक ही टाइप का यूज हो रहा है, जो आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका आइटम में ये नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण डिफरेंसेस भी नहीं है, मोर और लेस सेम आइटम है, तब आपकी तो वही ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हो गई। ठीक है ना, उस पे तो बहुत ज्यादा आपने कुछ लगा है नहीं ना। ठीक है, इसी प्रोसेस से आपकी दोनों आइटम बन रही है। बेसिकली जो जंक फूड है उसमें तो ये होता है कि आइटम्स डिफरेंट है लेकिन टाइम जो लेबर सबकी चीजें नहीं, जंक फूड या कोई भी दूसरे जो आइटम्स होते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल प्रीमियम सर्विस वाली आइटम सब जो होती है, तो सबके अपने अपने एफर्ट्स होते हैं ना, सबकी अलग कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, तो उसीलिए सबकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। अब इसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ही कहेंगे। हाँ, वो ट्रेडिशनल ही है। चलें, अब आते हैं कि एक कॉस्टिंग है ट्रेडिशनल में जिनको हम प्लांट बेस्ड कर सकते थे, दूसरी जो होती है उनको हम डिपार्टमेंट बेस्ड कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड बोलते हैं कि सारे कॉस्ट को आप क्या करते हो, प्लांट वाइड, यानी कि जहां पे जो प्लांट काम कर रहा है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी पे क्या कर रहे हो कि कॉस्ट पूल बना के उस प्लांट को एज अ कॉस्ट पूल करते हो और जो भी खर्चा डालते हो। इसका सबसे राइट एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करते होंगे तो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। ठीक है, तो जो भी उससे रिलेटेड कॉस्टिंग है आप वहां पे क्या कर लेते हैं जी, प्रोजेक्ट पे ही डाल देते हैं। व्हेन अलोकेटिंग द कॉस्ट पुल टू द प्रोडक्ट यूजिंग द अलोकेशन बेसिस, बाकी कुछ भी हो सकता है, आप अपनी बेसिस बेसिकली मशीन आवर, लेबर आवर, जो भी होगा, लेकिन वहां पे क्या होता है प्लांट वाइड में इसको आप ये कर सकते हो, इसको आप ज्यादा आसान समझने के लिए यू कैन यूज लाइक अ प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो भी कॉस्ट उससे रिलेटेड आप इसको डाल के वहां पे अपनी कॉस्टिंग निकालोगे। लेकिन अब दूसरा जो होता है जी डिपार्टमेंट वाली कॉस्टिंग, द कैन चूज हैव अ सेपरेट कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट के बेस पे यहाँ पे हम कॉस्ट को पूल करते हैं, यानी कॉस्ट को जब हम जमा करते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जमा करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट मान लो कि जी आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट मान लो जी एचआर डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट मान लो जी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, तो जो भी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट में डाल दिया, एचआर से रिलेटेड है एचआर में डाल दिया, पेरोल से प्रोक्योरमेंट फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट है आपने वहां पे डाल दिया। तो ये जो है यहाँ पे क्या हुआ जी, कॉस्ट का एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो डिपार्टमेंट पे हो रहा है। पहला वाला कहाँ पे हो रहा है, ये जी कॉस्ट का एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो प्लांट या प्रोजेक्ट के हिसाब से हो रहा है। बोला है कि ये क्या होता है जी, सिंपलेस्ट है बट मोस्ट सब्जेक्ट टू द डिस्टोर्शन व्हेन द प्रोडक्ट वेरी इन देयर यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एक छोटा सा मसला क्या हो जाता है कि आप अगर सिंपली प्लांट्स को कॉस्ट अलोकेट कर देते हो तो वहां पे एक छोटा सा ये हो सकता है कि हर प्लांट सेम टाइप के रिसोर्सेज नहीं यूज करता, तो वहां पे एक छोटे से आपके साथ मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो उससे थोड़ा सा इजी क्या है कि डिपार्टमेंट उससे थोड़ा सा सेकंड लेवल का है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी यही मसले हैं। when the cost are not unit driven और the substantial cost products uses the cost differently। बाकी जो substantial जो प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो कॉस्ट यूजेस है वो दोनों डिफरेंटली यूज हो रहे हैं, तो ये भी एक छोटा सा, यहाँ भी आपके रिजल्ट जो होंगे वो आपको काम देने के बजाय आपको नुकसान दे देंगे। इसीलिए सबसे एक्यूरेट जो पोटेंशियली मोर एक्यूरेट जो अब ओवरहेड की जो मेथड्स है उसको हम एबीसी बोलते हैं। तो अभी मान लो कि हमने एक छोटी सी कॉस्टिंग करी थी जी, हमारा ओवरहेड 50,000 है। ठीक है, अब आपने लोगों ने करना है, मैं नहीं कर रहा, तो ये कॉस्टिंग ही यूज करनी है आपको। कौन सी कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं कि ओवरहेड थे आपके, अपने कॉपी पे करना है, मेरे कॉपी का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट जी थी ठीक है जी, तो एक यूनिट बेस पे आपने कॉस्टिंग हमको निकाल के बतानी है। दूसरी जो बतानी है हमको जी, मशीन आवर पे बतानी है।
ठीक है, तो उसके बाद जो है, उसके बाद जो ये जो खर्चा जो है, ये खर्चे का नाम है एक्चुअल में, ये इंस्पेक्शन से रिलेटेड खर्चा है। तो जो रियल रीजन है उसका नाम है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। जो रियल रीजन है उस रीजन का नाम है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो उसका है 30, 40, 30, 40 और 30। तो जी आपने हमको कैलकुलेट करके बतानी है कि तीनों में आपके क्या क्या कॉस्ट आए हैं। चले जी थोड़ा एक बार करके देखें आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। हाँ जकी भाई, सर फाइल हाइड होगी। फाइल तो हाइड होनी थी। चलिए फाइल मैंने यहाँ रख दिया। वकार भाई आजकल सवाल नहीं कर रहे हैं आप जी। जी अभी मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ये वाला देखने से नहीं होगा, पुरानका वाला आपने करा नहीं है, उस पे हमको बताइए। दो असाइनमेंट आपके हिस्से पे था, आपने करा नहीं। नहीं असाइनमेंट नहीं मैंने की, इसमें मैं देख रहा था, ये ना व्हाट्सएप में मिली ना ईमेल में मिली है। नहीं नहीं, वकार व्हाट्सएप अभी मैं दिखाऊंगा भाई। नहीं नहीं, तो कल आपने मॉर्निंग में शायद आज ऐड किया आपने। नहीं नहीं नहीं, ये वाला उससे पहले हमने परसों ही भेज दिया था, जिस वक्त भेजा था उसी वक्त। अच्छा जी तो नहीं, इंशाल्लाह मैं करके करता हूँ। सो ये एक्सक्यूजेस के ग्रुप में इसको हम लोग डाल सकते हैं, एक्सक्यूज के कॉस्ट पूल में डाल दें। नहीं इसमें एक्सक्यूज नहीं है, मैं देख रहा था पहले। इंशाल्लाह ये मैं करके करूंगा इसको। हम्म। तो ये थोड़े से मसले हैं। तो आइद भाई आपका वो सवाल मैंने देखा था। हाँ जी महेश भाई। जी आपके वो सवाल मैंने देखे थे तो आइद भाई। हाँ कोई नहीं, मतलब ये वाला कर रहे हैं, इसमें रेट बन जाएगा 33.3। कहाँ पे? यहाँ पे रेट 33 का बन जाएगा सबका? नहीं नहीं, ट्रेडिशनल में बन जाएगा 33। अभी एबीसी ने किए हैं। नहीं है हाँ? तो इसका आप बोलो रेट बनेगा 33। लेट मी चेक, 12 बना जी। ट्रेडिशनल अच्छा यूनिट में लिया है मैंने, उसमें मशीन आवर्स लेंगे। हाँ मशीन आवर पे भी चेक कर लेते हैं। हाँ मशीन पे आपका 33 बना। अच्छा इस पे आपका क्या बना जी? आई बिलीव 50 रुपये, 500 रुपये, 500। रोशन भाई कैसे हैं, कहाँ हैं, दिखते नहीं आजकल आप। और ही आ गए। तो इस पे आया जी
इसमें अप्रेजल कॉस्ट है। इंस्पेक्शन कौन सा ग्रुप में आता है? अप्रेजल में आता है या प्रिवेंशन में आता है? प्रिवेंशन में। हो गया विराज भाई, मैच हो रहे हैं आंसर। मैच हो रहा है ना, चलो जबरदस्त हो गया। चलो ये तो बस एक सही एक एग्जांपल था जो मैंने सोचा इससे करवा लूं, ठीक है। तो देखिए हम लोग के आंसर ऑलमोस्ट मैच हो गए होंगे यार, ये क्या हो गया। हाँ तो हमारे इधर एग्जाम्पल में आंसर नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं है ना, नहीं होंगे पता नहीं। अच्छा तो फिर मैं छुपा क्यों रहा था? ठीक है। देखिए तो बोल रहा है कि जी ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटिंग द एक्यूरेट कॉस्ट इज डिटरमाइनिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द ओवरहेड टू असाइन टू द ईच प्रोडक्ट। ये बात हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं कि अगर आप सही कॉस्टिंग का मेथड्स नहीं यूज कीजिएगा, सही ओवरहेड एलोकेशन नहीं यूज कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, सी, हम जो प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है, सी क्या होगा, आपका घर पे रह जाएगा। क्यों? आपकी ओवर कॉस्टिंग हो जाएगी, आप मार्केट में बेचने जाइएगा नहीं बिकेगा। बी क्या हो जाएगा जी, अंडर कॉस्टिंग हो जाएगा और आप उसको माल बेच के कंपनी को मतलब मुनाफा के बजाय आप क्या दे दीजिएगा जी, नुकसान दे दीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपने क्या कॉस्टिंग को अलोकेट कैसे करना है, आपने ओवरहेड को अलोकेट कैसे करना है, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज के लिए लोग आपको पैसे देंगे सीएमए को, ठीक है। तो इन्होंने बोला जी इसमें हमने बता दिया जी कि कैसे कैसे जाएंगे। अब हमारी बात आती है जी कि एबीसी पे अब हम आएंगे। तो एबीसी बोला जाए जी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो प्रॉपर जिस कंजम्पशंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है उसके हिसाब से ये प्रॉपर आपको प्रोवाइड करता है। इसकी जो आपको बेनिफिट्स क्या होगी, जब आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेंगे। स्ट्रैटेजिक डिसीजन तो पता होगा कि थोड़े अच्छे वाले टॉप लेवल के जो होते हैं वो डिसीजन लेंगे। कब? जब आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे तो आपकी प्राइसिंग क्या होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगी, ज्यादा अच्छी होगी। जब आप प्रोडक्ट की मिक्सिंग डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट को किस रेशियो में बेचना चाहिए ताकि हम अपने ब्रेक इवन को भी रीच कर लें, ताकि हम कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट दे दें आउट ऑफ अगेंस्ट देयर रिसोर्सेस। ये वाला आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये आपके पास लिमिटिंग फैक्टर वाले अगर सवाल किसी लेवल पे किया होगा या आपने लिमिटिंग रिसोर्सेज वाले कोई सवाल कभी ना कभी किए होंगे, तो ये आपको अगर अच्छे से कॉस्टिंग आपको आएगी तो ही ना आप सही से इसको बेनिफिट्स दे पाइएगा। फिर मेक और बाय में भी आपको हेल्प करेगा। मेक और बाय क्या का मतलब क्या कि अगर देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज किया तो आप तो सी की कॉस्टिंग एक्स्ट्रा कर देंगे और सी को क्या कंपनी को रिकमेंड करेंगे, भाई हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, आप ना मार्केट से बाई कर लो। तो आप क्या करोगे, कंपनी का कैश जो है ना बाहर वाले को दिलवा दोगे। ठीक है अनीस भाई, बात पे आप ध्यान दे रहे हैं ना, मतलब इट्स वेरी मतलब बहुत बड़ा क्रूशियल डिसीजन है ये। सर ये आजकल जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है F&B के अंदर कि उसको कैरी करें या ना करें। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो देखिए मेक और बाई का अभी हम आपके सामने सवाल क्यों लाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये लाइफ के, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप इसकी एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, सवाल समझ के कोई फायदा नहीं है, एप्लीकेशन समझे। मैंने क्या बताया, सी एकदम हल्का फुल्का प्रोडक्ट है, लाइट आइटम है, ठीक है, एकदम लाइट, LIGHT, लाइट आइटम, ठीक है। बी में मैंने क्या बोला था, एकदम कॉम्प्लेक्स एंड बल्की आइटम है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दीजिएगा, आप चूंकि अगर आप प्रॉपर कॉस्टिंग यूज करते तो सी की कॉस्टिंग कम आती, बी की ज्यादा आती, तो आप प्रॉपर एडवाइस कर सकते। लेकिन आप चूंकि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे गलती क्या आप कर बैठेंगे कि आपने यहाँ पे उनको एक जनरल बेस पे आपने उनको ओवरहेड दे दिया, तो आपकी अब सी की कॉस्ट क्या हो गई,
जितनी होनी चाहिए आप उससे ज्यादा उसको कॉस्ट बताइएगा। तो मैनेजमेंट को क्या लगेगा यार, बाहर में ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट है, आउटसोर्स होते हैं, ये तो यार 40 रुपए में होता है, हमारी कॉस्टिंग ही 45 रुपए आ रही है, 42 रुपए आ रही है, वाई शुड आई प्रोड्यूस। ठीक है, बट आप उनको क्या पता कि आपने जो मेथड से जो कॉस्टिंग निकाल के दिए वो मेथड ही गलत दिया है, तो वहां पे डिसीजन गलत हो जाएंगे। तो अच्छा, ये मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, अगर हाँ। टाइम मिले तो इस पे थोड़ा कमेंट करिएगा। ये इशू जो है ना अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड होटल इंडस्ट्री में ये एक इशू चल रहा नहीं नहीं, है। हर इंडस्ट्री में, इट्स नॉट अबाउट द होटल। देखिए आप ओके, क्योंकि होटल से थोड़े ज्यादा अप्रूव बरू हैं, देन यू आर जी जी रेफरिंग होटल, बट मैं जी आपको पूरी जिंदगी में अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ। अभी क्या जी होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज को अगर आप देखेंगे, दे वोंट हैव द फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे आउटसोर्स द फाइनेंस फंक्शंस टू समवन। तो उनकी भी बिल्कुल। रीजन यही रही होगी कि उनको जब किसी ने कॉस्टिंग निकाल के दी होगी तो रॉन्ग एलोकेशन के कारण उसकी कॉस्ट बढ़ा दी थी, जिनके कारण उनको लगता है कि इट्स बेटर टू आउटसोर्स आवर फंक्शन सो दैट मैं कुछ पैसे बचा लूंगा। ठीक है, समझ तो गए। हाँ, तो ये ओवरऑल सारे इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। इसीलिए यहाँ पे मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि कब कब आपके लिए कौन कौन से डिसीजन मेकिंग में एबीसी आपको आपका बचाएगा। आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग में मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्ट प्राइसिंग में कि सी हल्का प्रोडक्ट था, बी बल्कि प्रोडक्ट था, सी को आपको बनाना था, सी की कॉस्टिंग आपने ओवर रेटेड कर दी, ओवर कर दी, इसके कारण वो प्रोडक्ट अब बिक नहीं रहा मार्केट में, तो वहां पे आपकी प्राइसिंग गलत हो जाएगी। फिर मैंने क्या, प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम उससे रिजल्ट लेते हैं। तो अगर आप प्रॉपर कॉस्टिंग मेथड नहीं यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। फिर मैंने बोला जी मेक और बाई भी एक डिसीजन होती है, जिसमें आपने अगर प्रॉपर कॉस्ट, जैसे सी पे आप क्या करोगे, आप ओवर उनको आप ज्यादा कॉस्ट दे दोगे, चार्ज कर दोगे, तो आपके मैनेजमेंट को लगेगा जी सी जो है, सी तो प्रोड्यूस करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, सी को आउटसोर्स करते हैं या इसके प्रोडक्शन को ड्रॉप करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर देयर फॉर द कॉस्ट अलोकेशन। तो फिर आती है जी इन्वेस्टमेंट इन R&D या प्रोसेस ऑटोमेशन। यहाँ भी वही बात होती है कि ऑटोमेशन के कॉस्ट पे आपकी क्या ओवरहेड बनती थी, आपने अपने पुराने वाले मेथड्स में क्या लगा रखा था, ये भी यहाँ भी एक डिसीजन लेवल्स की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये फायदा होता है कि जब आप कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। द अदर इज द विजिबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जी, आप जो काम करते हैं उनमें पूरी क्लैरिटी होती है कि आप कॉस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हर कॉस्ट यहाँ पे रीजन से अफेक्ट है, यानी जो भी कॉस्ट बन रहा है वो किसी ना किसी रीजन से आ रहा है, तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो फोकस मोर ऑन द मैनेजमेंट एक्टिविटी सच एज द इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑन द हाई कॉस्ट एक्टिविटीज। फिर उससे क्या होता है कि अच्छा, इससे आपको एक नॉन वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी सेपरेट करने में, समझने में, आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलती है। कि बहुत सारा अगर आप पूरे प्रोसेस को एक मतलब कंबाइंड कॉस्टिंग करते रहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है। जो नॉन वैल्यू एडेड है उसको आपको रिडंडेंट करना होता है, उसको आपको एलिमिनेट करना होता है। तो जब तक आप पूरी चीज को समझेंगे नहीं, जब तक आप उस पूरे कॉस्ट के स्ट्रक्चर को, जब तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एक्टिविटीज पे नहीं लाएंगे, तब तक आपके लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल होगा। सो इट्स बेटर, यानी ये एबीसी कॉस्टिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट लेवल। This definition is my answer for exam. Full mark answer है पहले ही हाँ गया। हाँ, थैंक यू भाई। मेरे को 15-15 में 14-14 मिलते थे भाई जब मैं बीकॉम में था अब तो। आपने कंप्लीट किया है इसे। चले, अभी हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशंस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ कॉस्टिंग समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम कॉस्टिंग के डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, एलोकेशन कैसे होते हैं, वो हम लोग जाएंगे। अभी हम सिर्फ कॉस्टिंग समझ रहे हैं कि कौन कॉस्टिंग कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स लूंगा आपके साथ और एबीसी कॉस्टिंग आप लोग के सामने कराऊंगा, देखिएगा मजा आएगा। तो यहाँ पे
तो देखिए ये फुल साइज क्वेश्चन है, पर के करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, सीखने टाइम कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करें, एक बार समझ लेंगे तो फिर बार अच्छे से दोबारा कर पाइएगा। तो देखिए जी, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे हमारे कमाल भाई थोड़ा सा ध्यान दे दें प्लीज। जी जी। हाँ, तो हमारे आत्मेल इनकॉर्पोरेशंस मैन्युफैक्चर एंड सेल द टू प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, एंड विद रिगार्ड टू दिस प्रोडक्ट ये सारे इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, साथ में दिया हुआ है जी यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, यानी 30,000 एंड 12,000 30,000 एंड यूनिट रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो हर लेवल पे हर आइटम को बनाने के लिए 2 घंटा मशीन आवर्स का चाहिए ए के लिए, और बी को चाहिए 3 आवर्स। फिर बोल रहा है जी रिसीविंग ऑर्डर पर प्रोडक्ट लाइन, यानी हर लाइन के लिए, यानी ए के लिए अगर कोई ऑर्डर की रिसीविंग होती है तो उसकी रिसीविंग जो होती है वो 30 टाइम रिसीविंग होती है, और 150 टाइम बी की रिसीविंग होती है। उसके बाद जी बोल रहा है जी ऑर्डर प्रोडक्शन, जो ऑर्डर हो रहा है वो पर प्रोडक्शन ऑर्डर जो हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं जी कितने, 12 और 18। फिर प्रोडक्शन रन जनरली हम इससे मीन ये करते हैं कितनी बार आप जाके मशीन को चालू करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन रन। फिर उनके जो कुछ है प्रोडक्शन रन दिए हुए हैं 8 टाइम एंड 20 टाइम। फिर उन्होंने बोला जी इंस्पेक्शन, अब चूंकि ए हमको लगता है कि थोड़ा सा ए प्रेस्टिजियस आइटम होगा, इसीलिए इस पे 30 टाइम इंस्पेक्शन लगवाते हैं। बी जो होता है वो कॉमन टाइप का होगा, तो इस पे जो है 3 बार इंस्पेक्शन लगता है। ओवरऑल ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। साथ में बोला गया कि जी बजटेड जो मशीन आवर है वो है 100,000, और साथ में ये हमारे पास जो है ओवरहेड है। ओवरहेड में क्या है, रिसीविंग के कॉस्ट है, इंजीनियरिंग के कॉस्ट है, सेटअप के कॉस्ट है और इंस्पेक्शन के कॉस्ट है। इन्होंने क्या किया, ये पहले जब इनके पास ट्रेडिशनल कॉस्टिंग थी, जब ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड करते रहे होंगे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, तो इनके पास क्या करते रहे होंगे, ये इनका जो है सिंपल सा लॉजिक कहानी रहा होगा। इन्होंने बोला होगा ए और बी, ए पे जो है और यहाँ पे लिख लिया होगा जी टोटल ओवरहेड। तो टोटल ओवरहेड है कितना जी, 9,975,000। तो ये इनकी टोटल ओवरहेड है जी। और इन्होंने बोला जी ए बनाने में मेरी लगती है आवर्स, ए पे कितने घंटे लगते हैं जी, 2 घंटे ना, ए पे 2 लगते हैं और बी पे 3 लगते हैं। और ए का जो प्रोडक्शन है वो कितना लग रहा है जी, 30,000 का प्रोडक्शन है, और इधर पे 12,000 का, यानी इनकी जो आवर्स लगती होगी वो कुछ इस तरह से लगती होंगी। यानी अगर हम टोटल आवर्स के फॉर्म में अगर बात करें तो इनकी टोटल आवर्स कितनी लगती है जी, 96,000 इनकी टोटल आवर्स लगती है। अगर मैं आपसे बोलता टायर भाई बताएं कितना कितना जाएगा जी ओवरहेड। सर 975 divided by 96,000 multiply by 30। ये क्यों नहीं, 1000 पे क्यों नहीं जाएगा बताएं। हजार पे, सॉरी, ये लाख से क्यों नहीं डिवाइड होगा, ये जो लाख है जी इस पे क्यों नहीं ये डिवाइड होगा। बजटेड है ना, ये सर बजटेड है, वो एक्चुअल है। अच्छा, यहाँ पे बजटेड ओवरहेड भी तो है, ये ओवरहेड भी तो बजटेड है। रीजन नहीं पता सर इसकी जो है। हाँ, जो भाई जब रेट सेट करें तो बजट के साथ करना है क्या? नहीं मतलब नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने एक बार मान लिया कि चलो हम एक्चुअल पे जा रहे हैं, बट सेम टाइम मेरे दिमाग पे एक सवाल आया
कि इन्होंने बोला कि बजटेड मशीन आवर दिया हुआ है और साथ में इन्होंने हमें बजटेड ओवरहेड दे दिया। ठीक है, ये भी हमें दे दिया। हाँ तो प्री डिटरमाइंड रेट लेंगे ना। सवाल आ रहा था कि हम बजटेड पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं जी ओवरहेड रेट मेरा ये होगा। एक्चुअली आई थिंक मैं ट्रेडिशनल यूज कर लें इसलिए। नहीं, थोड़ा तो मसला है, बट हम लोग अभी यूज करेंगे जी एक्चुअल। ठीक है, क्योंकि हम बाकी जब हम एबीसी भी निकालेंगे तो भी हम एक्चुअल पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको आपको जो डिफरेंस दिखाना है वो दिखाना है कि इफ वी आर यूजिंग द एबीसी तो हम कितना लेवल पे प्रोडक्ट को कॉस्ट दे रहे हैं, एंड इफ वी आर यूजिंग द ट्रेडिशनल व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट वी आर गिविंग टू देम। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्योंकि फॉर द एबीसी आई एम गोइंग टू यूज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई, देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है, तो अभी हम जब इनको कॉस्ट असाइन करना होगा तो हम इनको ऐसे कॉस्ट असाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब कॉस्ट असाइन करना होगा तो हम इनको ऐसे कॉस्ट असाइन कर देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट असाइन हो गया जी अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब आता था जी कि ओवरहेड हमको असाइन करना है इसमें अंडर एबीसी। तो एबीसी में क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। उन्होंने बोला जी कि आपने बोला कॉस्ट ड्राइवर। सबसे पहले तो इसको जो बोलते हैं ना, ये जो होता है इसको हम कॉस्ट पूल बोलते हैं, जहां पे पैसे आके जमा होते हैं। ठीक है, इसको हम एक्चुअल में एक्टिविटीज बोलते हैं। उसके बाद जो है उनके पैसे जब जमा हो जाते हैं, एक्टिविटी हमारे लिए कॉस्ट पूल का काम करती है, जहां पे हम कॉस्ट को जमा करते हैं। जो एक्टिविटीज है, सबसे पहले मैं इसको बोलता हूं जी एक्टिविटीज। तो हमारी एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं वो देखें। सबसे पहली एक्टिविटीज हो रही है रिसीविंग की, दूसरी एक्टिविटी हो रही है इंजीनियरिंग की, तीसरी हो रही है मशीन सेटअप की, और चौथी हो रही है जी इंस्पेक्शन की। ठीक है, तो ये हमने इनको बोला जी एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट जो एलोकेट हुआ, जिनकी अमाउंट जमा हुई है कॉस्ट पूल में, जो पैसे आए हैं वो कितने आए, 4,50,000, 3,00,000, उसके बाद जी 25,000, उसके बाद ये 2,00,000। तो आई थिंक ये 2 होना चाहिए ना, 2,00,000, 9,75,000 जमा हो गया। अब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जिनके कारण कॉस्ट हुआ, रीजन जिनके कारण कॉस्ट हुआ है। तो इन्होंने बोला कॉस्ट ड्राइवर फॉर इंजीनियरिंग जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है। जो इंजीनियरिंग है उनके जो कॉस्ट ड्राइवर हैं, कौन जी, इंजीनियरिंग के, चल के इन्होंने बोला जी इंजीनियरिंग के जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है जी प्रोडक्शन रन। तो सबसे पहला सवाल ये होता है जी कि इंजीनियरिंग यानी ये वाला पैसा की बात कर रहे हैं, तो इसमें बोला जी प्रोडक्शन रन। तो हमारे प्रोडक्शन रन कितने हुए हैं बताएं, टोटल 20 हुए ना। अब हमसे बोल रहे हैं, अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन। सर 20 कैसे है? ये 8 और 12 ये इनको ऐड कर दिया जी। ओके प्रोडक्शन जी। तो अब सवाल आया कि हमसे सवाल पूछ रहा है कि 20 यानी हर बार जितनी बार प्रोडक्शन होगा उतना बार मेरा कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है जी इंजीनियरिंग कॉस्ट बताना है आपको, कौन से यूनिट के लिए, बी के लिए। किसके लिए जी, बी के लिए। अब सवाल आता है जी कॉस्ट बताना है किसके लिए, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट
बी। तो आपसे पूछेंगे जी बी पे आपने कितनी रन करी थी, तो आप बोलिएगा जी प्रोडक्शन रन जो है ना, यानी आप बोलिएगा प्रोडक्शन रन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर ड्राइवर। तो आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए आप क्या बोलिएगा कि इनके प्रोडक्शन रन 12 थे और 12 को मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन माय आंसर विल बी 1,80,000। ठीक है, अभी भी सवाल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने मांगा है जी पर यूनिट। इन्होंने क्या सवाल मांगा जी, पर यूनिट। अभी भी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है आंसर। तो अगर मैं इनसे पूछूंगा जी पर यूनिट बताएं, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, दिस डिवाइड बाय, इनके यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए थे जी बी के, 12,000। यानी कि आप बोलिएगा जी कि 1,00,000, आपने बोलेंगे जी इंजीनियरिंग, टोटल इंजीनियरिंग कॉस्ट, अरे टोटल इंजीनियरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। यानी ये 18 लिखने के पहले आप एक छोटा सा लिख लेंगे ताकि आपको याद रहेगा। डिवाइड बाय कितना है जी हमारा यूनिट प्रोड्यूस, 12,000। आ गया जी। अब हम इनको आंसर करके बोल सकते हैं जी आपका आंसर ये आया। तो सारा आप मेरे को एक बार बताओ कि ये ऊपर की कैलकुलेशन पहले आपके समझ आई थी कि नहीं? पहला सवाल तो ये है। यस, ऊपर समझ गई, लेकिन ये 20 के मुझे समझ नहीं आया कि कैसे, थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, ये 20 लाने का आंसर ये है, यहाँ पे लेना पड़ता है टोटल ऑफ ए एंड बी, टोटल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। तो ये आपने 20 कैसे लिया? ये 20 लेने के लिए आपको यहाँ 8 और 12 चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो कॉस्ट ड्राइवर है, इसलिए हम ये प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर पे है, सॉरी मैंने रन पे निकाला, तो ऑर्डर ले लें, सॉरी 30, तो ये 30 हो गई। अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर है तो इसको यहाँ ले लेते हैं, 30 आई, ये 30 पे आ गए। अब यहाँ पे हमारा देखना चाहिए हमने मेरे कितने प्रोडक्शन ऑर्डर हैं, तो हमने लिखना है 18 इंटू, क्योंकि 18 था प्लस 10,000, 18 इंटू 10,000, तो 180,000 ही आया। लेकिन अभी रीजन कुछ और है, अभी 180 आया। अब 180 आया, 180 को हमने 12,000 पे डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि हमने टोटल 12,000 यूनिट बनाए थे, तो मेरा 15 आ गया। तो ये हमने यहां से उठाया। तो ये एक छोटा सा सवाल था। अभी बताएं, और स्नेहल भाई बोले जी। यस सर। बोले सर जी, प्रोडक्शन ऑर्डर और प्रोडक्शन रन में क्या डिफरेंस है? जी, प्रोडक्शन ऑर्डर जो हो रहा है ना, वो आ रहा होगा कहाँ से? सेल्स वाले से आ रहा होगा। सेल्स वाले बोल रहे होंगे भाई इतना प्रोडक्शन कीजिए। अब प्रोडक्शन रन जो होगा ना, वो बंदा बोल रहा होगा, कौन? जो बंदा जाके मशीन स्टार्ट कर रहा होगा, कि बोलेगा हमने इसको इतना बार स्टार्ट करा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर ये ड्राइवर नहीं देता तो हम नाम से जाते। हम किससे जाते? नाम से जाते। हम बोलते अच्छा रिसीविंग का कॉस्ट है, तो वो किससे डिपेंड करेगा? रिसीविंग के ऊपर। रिसीविंग का कॉस्ट है तो किस पे डिपेंड करना चाहिए जी? रिसीविंग पे।
इंजीनियरिंग का वो चल के बोल दिया, सेटअप का मैं बोलूंगा जितना बार आप प्रोडक्शन रन करोगे ना उसके ऊपर आपका जाएगा। सेटअप के बारे में यानी मैं एक बार एक छोटा सा यहाँ पे एक रीजनिंग लिख दूं, क्वेश्चन ने बोल दिया था इसलिए मैं कॉस्ट ड्राइवर यहाँ चल के उसने बोल दिया। उसने क्या बोला जी? प्रोडक्शन ऑर्डर अगर ये दे दिया, रिसीविंग में किस पे बोलूंगा जी? रिसीविंग ऑर्डर पे। तो मैं इस पर क्या लिखूंगा? रिसीविंग ऑर्डर। फिर इसी सवाल पे मशीन का सेटअप है, तो सेटअप जो होता है ना 99% केस किस पे जाता है जी? प्रोडक्शन रन पे जाता है 99%। इंस्पेक्शन किस पे जाएगा जी? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन रन पे जाएगा। क्वेश्चन का नाम से ही क्लियर है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन रन पे जाएगा। ठीक है, और ये सवाल इस पूरे इसमें कम से कम 4 बार पूछा हुआ है, क्योंकि वो हर एक चीज के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इन्होंने पहले बार हमसे ये पूछा जी कि हमको बताइए कि कॉस्ट पर यूनिट बताइए, तो हमने पर यूनिट तो दे दिया, इंजीनियरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इंजीनियरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने दे दिया। तो इंजीनियरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारा आ गया जी 15 रुपए का। इस 15 रुपए के आने में आपको कोई इतराज नहीं है। अब ये एक फुल साइज सवाल ये भी है जिसमें हमें देखना है कि कौन सा कॉस्टिंग में कितना आ रहा है। अब बोला है जी न्यू रेंज कॉस्मेटिक हैज यूज्ड द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड to apply the quality control cost uniformly to the all product at the rate of 14.5% of the direct labor cost। ये उनका पुराना मेथड है। मोस्ट मंथली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है हमारे पास का, कितने का दिया हुआ है? ऑफ सनतिन शीन मार्क makeup is 27,500। In an attempt of distribute the quality controls are more equitably new range। उनको इन्होंने क्या किया जी कि वो जो कॉस्टिंग थी इनको इन्होंने ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्होंने बोला कि देखिए इसमें जो लगने वाला है, जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है कि उनको जो कॉस्ट एक आइटम है उस पर उन्होंने ट्रेडिशनल बेसिस के हिसाब से उन्होंने एक कॉस्ट असाइन कर दिया। ये पुरानी बात है। इन्होंने बोला कि वो यूज कर रहे थे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज मेथड कर रहे थे और अप्लाई कर रहे थे जो क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट यूनिफॉर्मली ऑल प्रोडक्ट पे कर रहे थे जो 14.5% के हिसाब से। ठीक है, मंथली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है फॉर दिस आइटम का 27,500 का है। एंड इन एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मोर इक्विटेबली न्यू रेंज ऑफ कॉस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर। तो उन्होंने बोला कि इस टाइप के मैं काम करूंगा और चूंकि मेरे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन ये है। अब बोला है जी मंथली क्वालिटी कॉस्ट इज असाइन्ड मेकअप यूजिंग द एबीसी कॉस्टिंग। अब मेरे को इसमें से बताना है कि कौन सी चीजें सही हो रही हैं। तो इनमें हमको सबसे पहले चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट है उस पे हमारी कॉस्टिंग कितनी जा रही है। ये एक आइटम है जो सतीन सीन बोल के जो एक आइटम है, सतीन शीन बोल के कोई आइटम है, इनकी ये खर्चे दिए हुए हैं। हमें कॉस्ट पर ड्राइवर तक की निकाल के दे दिया हुआ है। हमारा जो काम है वो ये है कि इनको एक बार मल्टीप्लाई करना है, टोटल निकालना है, हो गया बात खत्म। मल्टीप्लाई करना और टोटल निकालना और चेक करना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज है जी? इनकमिंग है, दूसरा है जी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट है, और तीसरा जी प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन। के 3 हिस्से में इन्होंने काम को बांट दिया। तो इनमें इन्होंने बताया कि जी 11 रुपया 50 पैसा है हर टाइप ऑफ मटेरियल के लिए, और इसमें 12 टाइप ऑफ मटेरियल है।
तो 12 टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब इनको 12 रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनमें बोला है जी इन प्रोसेस के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं जी 14 पैसा लगता है। साथ में अगर 14 पैसे लगते हैं और साथ में इन्होंने बताया जी 17,500 है उस पार्टिकुलर आइटम में यूनिट, तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेनी है जी 2450 आ गए। फिर तीसरी बात आया कि इन्होंने बोला जी 77 रुपए पर ऑर्डर के लगते हैं और यहाँ पे चूंकि 25 ऑर्डर हैं तो ऑल टुगेदर ये वाले पैसे आ गए जी। तो इन्होंने बताया कि अभी जो मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है जी 4500 आ रहा है अंडर एबीसी। अच्छा ट्रेडिशनल में इनका क्या आ रहा था वो देखें। ट्रेडिशनल में इन्होंने बोला जी लेबर कॉस्ट इनका है, लेबर कॉस्ट जो है इस आइटम के लिए कितना है, इस आइटम का लेबर कॉस्ट है जी 27,500। इनके ऊपर उनको 14.5% क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट है। क्वालिटी कंट्रोल का जो कॉस्ट है वो है 14.5% से, तो 14.5% से कॉस्ट है। इसका मतलब अगर हम डॉलर में चेक करें तो हम डॉलर में अगर चेक करना चाहें तो हम इनको बोलेंगे जी ये आया। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले लग रहा था 3987, अभी लग रहा है जी 4513। सॉरी पहले लग रहा था 3987, अभी लग रहा है 4513। तो एक बार दोनों के डिफरेंस देखते हैं। बोल रहा है कि लोअर देन द कॉस्ट यूजिंग दी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, नहीं ये लाइन गलत है, आएगा आंसर बी। 525 रुपया लगेगा अगर नया वाला मेथड यूज करेंगे तो। पुराने मेथड में मेरा आ रहा था जी 3,987 और नई जो एबीसी टेक्निक्स है उसमें मेरे लग रहे हैं कॉस्ट 4,513। तो मेरा जो डिफरेंस है वो 525 का है। तो नया मेथड लगाने से हमारा ये प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो रोशन भाई पूछे इस पे, मोस्टली पूछे। रोशन भाई सर ये जो आपने 4513 लिया है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकाला है क्या? जी ठीक है, तो ये मेथड्स में आपको कोई डाउट है तो इस पे जो है सारे इसी टाइप के सवाल आते हैं। मतलब आपकी 99% जो सवाल हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है इस सेक्शन के। ठीक है, तो ये थोड़े से सवाल को यहाँ पे भी आपको क्या दे दिया, यहाँ पे बोला है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पे यूज कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो मिसलीडिंग है। नाउ दे वांटेड टू गो फॉर द एक्टिविटी, तो उन्होंने मटेरियल हैंडलिंग ये रीजन दे दिया, ये एक्टिविटी दे दी, ये ड्राइवर्स दे दिए, ये बजट्स दे दिए और साथ में उनका जो कॉस्ट आ रहा था वो दे दिया इन्होंने। ये एक्टिविटी की बजट्स है, तो इन्होंने क्या निकालना है, कॉस्ट बाय बजट्स एक्टिविटी, यानी ये 7,20,000 डिवाइड बाई 6 मिलियन, ऐसे 3,15,000 डिवाइड बाई 750, 540,000 डिवाइड बाई 30,000, 225 डिवाइड बाई 500। इस तरह से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा जी, कॉस्ट पर ड्राइवर मिलेगा। अब इन्होंने बताया जी कॉस्ट शीट बनाई है एक आइटम की, उस आइटम में ये सारे आइटम्स इस तरह से यूज करने हैं। अब हमको उनको फुल कॉस्टिंग बोला है इफ द ऑर्गेनाइजर यूजेस द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, द कॉस्ट पर यूनिट बताना है उनको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हमको ये सवाल में थोड़ा सा बचत हो गया, हमको ज्यादा काम नहीं हुआ, इसमें हमको ज्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि सवाल हमसे सिंपली पूछा भाई साहब एक काम करो तुम हमको ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पे मेरे को बता दो। ये बोला इफ द ऑर्गेनाइजर यूजेस द ट्रेडिशनल व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट बताना है, दैट्स ऑल। तो देखिए इतना सारा फिर इन्फॉर्मेशन में से कुछ एक ही इन्फॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं। तो बोला ट्रेडिशनल यूजिंग द मिसलीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडिंग द एबीसी इफ आई एम्प्लॉय फुल कॉस्ट नाउ इट्स एम्प्लॉय द फुल कॉस्ट सिस्टम एंड हैज बीन अप्लाइंग द मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ऑन मशीन आवर। यानी मेरे को हिंट्स दे दिया, ये जो 18 लाख रुपया जो हम टोटल यूज करते हैं ये कितना मशीन आवर के लिए यूज करते हैं जी, 30,000 मशीन आवर के लिए यूज करते हैं। तो 18 लाख डिवाइड बाय 30,000 कितना होगा जी,
6 सर और 60 आएगा 60। हाँ ठीक है। अब ये जो पार्टिकुलर आइटम है इसमें कितना 80 मशीन आवर पर बैच। अच्छा, हर बैच में कितने यूनिट बनते हैं जी? 50। 80 मशीन आवर पर बैच, एक मशीन आवर का इतना 80 मशीन आवर पर बैच, यानी कि ये आएगी जी कॉस्टिंग। साथ में एक बैच के अंदर प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एक बैच में प्रोडक्ट बनने जी 5000 बचत। 5000, इसका मतलब हर आइटम पे हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 96 पैसे की। तो देखिए 4 रुपए का मटेरियल दे दिया था, लेबर 5 रुपए का दे दिया था, तो 5 रुपया 15 पैसा पहले से कॉस्टिंग था, यानी कि 5 रुपया 15 पैसा पहले से कॉस्टिंग था, अभी 96 पैसा आ गया, यानी 6 रुपया 11 पैसा कॉस्टिंग आनी चाहिए इसकी। तो कभी कभी फुल स्क्रीन क्वेश्चन देके ना बैठा कर दे रहा। तो ये सब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप एग्जाम में इसको नहीं कर पाइएगा। हाँ बोलिए। सवाल नंबर 10 देखिए ना एक बार। सवाल नंबर 10 इसके कौन से, कहाँ पे? नहीं, 5वें असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट में आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाए। तो ये यहाँ पे हम लोग अभी तक में कोई मसले हैं तो बताएं। यहां तक में कोई मसले नहीं है। अब मैं कुछ सवाल आपको दूंगा इसकी प्रैक्टिस के लिए, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अब हम आएंगे असाइनमेंट नंबर कौन सा थे जी? फाइनल ये 10 वाला 4 है और 5 है। नहीं, उनके 10 नंबर में कोई सवाल है, 4 5 तो मैं फिफ्थ वन में 10 वाला, फिफ्थ का 10 यार ये कैसे आएगा? यहां से इसको थोड़ा ऊपर करो। नहीं, चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ। ये हो गया एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा ये लिया मैंने, यहाँ से लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया जी दूसरा हिस्सा। बोलते हैं ओवरहेड। अब आए तो एक बार नंबर 10